चलिए तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा सेक्शन ऑर्डर कौन सा हो गया था? ऑर्डर 13 हो गया था। अब हमें करना है ऑर्डर 14, है ना। चलिए ऑर्डर 14 से रिवाइज करते हैं। क्या है ऑर्डर 14? ऑर्डर 14 बोलता है विवादकों के स्त्रीकरण और विधि विवादकों के आधार पर उन विवादकों के आधार पर जिन पर रजामंदी की गई है वाद का अवधारण करना। इसमें क्या बोला गया? विवादकों के स्त्रीकरण के लिए और विधि विवादकों के आधार पर या उन आधार पर रजामंदी हो गई हो वाद का अवधारण करना। मतलब वाद का अवधारण सेटलमेंट ऑफ सूट के बारे में कौन बात करता है? आपका ऑर्डर 14। और ये आपको जजमेंट राइटिंग में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, चलिए क्या है ये ऑर्डर 14? ऑर्डर 14 में कितने रूल हैं टोटल? 7 रूल पढ़ने हैं टोटल। कितने पढ़ने हैं टोटल? 7 रूल पढ़ने हैं। ठीक है, रूल 1 क्या बोलता है? रूल 1 बोलता है विवादकों की विरचना के बारे में। किसके बारे में बात करता है रूल 1? आपका इंपोर्टेंट भी है, विवादकों की विरचना। इसके बारे में क्या करता है आपका रूल 1? बात करता है विवादकों की विरचना के बारे में। देखिए जरा, विवादकों की विरचना विधि के प्रश्नों के संबंध में या तथ्य के प्रश्नों के संबंध में या मिश्रित 3 तरीके से होती है। विधि के प्रश्नों के संबंध में, ये प्री में आता है, विधि के प्रश्नों के संबंध में, तथ्यों के प्रश्न के संबंध में या मिश्रित। 3, विधि, तथ्य या मिश्रित। ठीक है, और अन्य विवादकों के स्त्रीकरण के लिए स्थगित कर सकता है। और अन्य विवादकों के स्त्रीकरण के लिए स्थगित कर सकता है और स्थगित। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। 2 पे आ जाइए। रूल 2 क्या बोल रहा है? न्यायालय द्वारा सभी विवादकों द्वारा निर्णय सुनाया जाएगा। ठीक है, जितने भी विवादक हैं उन पर निर्णय सुनाया जाएगा। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब निपटारा केवल अधिकारता होने पर या विधि द्वारा सृष्ट होने पर होगा। निपटारा केवल 2 तरीकों से होगा। रूल 2, जितने भी सभी विवादक हैं उन पे जजमेंट सुनाएगा कौन? कोर्ट सुनाएगा। और निपटारा कैसे होगा? निपटारा केवल विधि के प्रश्न पर विधि द्वारा सृष्ट। और क्या लिखा है? विधि द्वारा सृष्ट वाद के वर्जन पर। विधि द्वारा सृष्ट वाद के वर्जन पर होगा। वाद के वर्जन पर कैसे होगा? जो संविदित है तो पहले से निपटारा अन्य मुलतवी कर सकता है। अगर वह संविदित है, अगर वह संविदित है तो पहले का निपटारा अन्य को मुलतवी कर सकता है। पहले का क्या करेगा? निपटारा करेगा और अन्य को क्या कर देगा? मुलतवी, पोस्टपोन। ठीक है, ये वाली याद रखना। और कब निपटाएगा? केवल अधिकारता होने पर ही निपटाएगा। अधिकारता होने पर, अगर अधिकारता है तभी निपटाएगा। निपटारा केवल होगा सभी विवादक के जजमेंट पे। निपटारा केवल होगा विधि द्वारा सृष्ट प्रश्न पे, वाद के वर्जन पे। संविदित है तो पहले, और निपटारा अन्य मुलतवी करेगा और अधिकारता होने पर क्या करेगा? वो निपटाएगा। ठीक है, रूल 3 पे आ जाइए। वह सामग्री जिसमें विवादक की विरचना की जा सकेगी। रूल 3, वह सामग्री जिससे विवादकों की विरचना की जा सकेगी। अब विवादकों की विरचना किससे की जा सकेगी? देखिए आप, सामग्री है भैया। रूल 3 इंपोर्टेंट भी है और है ना। जिससे विवादकों की विरचना की जा सकेगी। वह सामग्री जिससे विवादकों की विरचना की जा सकेगी। कौन सी सामग्री लग रही है इसमें? देखना जरा क्या है। अभिवचन पहला क्या है, दूसरा क्या है? वाद पत्र, और तीसरा क्या है इसमें आपका? शपथ पत्र। शपथ पत्र, अभिवचन,
शपथ पत्र और दस्तावेज, वाद पत्र नहीं, दस्तावेज पर। किस पे होगी? अभिवचन पर होगी, दस्तावेज पर होगी और शपथ पत्र पर होगी भैया। ठीक है, आ जाओ 4 छोड़ दो, 4 अकेली हेडिंग याद रख लो कि वाद की रचना करने से पहले साक्षियों की दस्तावेज पर क्या होगी? परीक्षा होगी। मतलब अगर जब आप विवाद को की रचना कर रहे हैं तो साक्षी क्या करनी पड़ेगी? आपको परीक्षा करनी पड़ेगी। कौन से रूल में है? रूल 4 में दिया गया है आपके 14 के। चलिए 5 पे आ जाइए। 5 इंपोर्टेंट है, ये फिर मिल गया। विवाद को संशोधित और काटने की शक्ति डिग्री के पहले है भैया। रूल 5 इंपोर्टेंट है। ऑर्डर 14 रूल 5, विवादकों को काटने और संशोधित करने की शक्ति डिग्री के पहले है भैया। किसके पहले? डिग्री के पहले संशोधन कर सकते हो और विवाद को काट सकते हो। रूल 5। ठीक है, 6 और 7 मत पढ़िए। आ जाओ 15, ऑर्डर 15। ऑर्डर 15 क्या बात कर रहा है भैया? प्रथम सुनवाई के बाद पर निपटारा। अब जब फर्स्ट हियरिंग हुई उसी दिन क्या कर देंगे हम? बात को निपटारा कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे। कितने रूल हैं ऑर्डर 15 में? टोटल रूल है 5 और हमें 5 पढ़ना है। प्रथम सुनवाई पर वाद का निपटारा। प्रथम सुनवाई पर किसका निपटारा भैया? वाद का निपटारा। जब पक्षकारों में कोई वाद नहीं है, जब पक्षकारों में कोई विवाद नहीं है तो निर्णय तुरंत सुना सकेगा। रूल 1, पक्षकारों में कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है तो भैया निर्णय तुरंत सुना सकेंगे क्या? तो निर्णय तुरंत सुना सकेगा। ठीक है, तुरंत सुना दो भैया निर्णय। ओके, कौन से प्रश्न पर? 2 प्रश्नों पर, एक तो विधि के प्रश्न पर और दूसरा तथ्य के प्रश्न पर। इन दोनों प्रश्नों पर क्या होगा? निर्णय तुरंत सुना देगा अगर कोई विवाद नहीं है पक्षकारों के मध्य तो। ठीक है, रूल 2 पे आ जाओ। इसके तो पूरे पढ़ लो, क्योंकि इसके पूरे पढ़ लो। क्या है? रूल 4 ही है ना 15 में। जब कई प्रतिवादी में से किसी एक का विवाद नहीं है तो, जब प्रतिवादी में से किसी एक का विवाद नहीं है तो डिक्री की डेट होगी क्या? जजमेंट की डेट ही होगी उसी दिन। ठीक है, ये इसके 2 वाले पॉइंट में ध्यान देने योग्य वाली बात है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अकेला जब कई प्रतिवादियों में से किसी एक का विवाद नहीं है, जब एक का विवाद नहीं है तो उसका सुना दो। ठीक है, ये वाली बात बोली है। और इसी पे क्या होगा? इसी में लिखा है आपका जो डिक्री की डेट होगी, डिक्री की डेट होगी वो किसकी होगी? जजमेंट की। डिक्री की डेट होगी वो जजमेंट की होगी। तीसरे पे आ जाओ। जब पक्षकार में विवाद है, अभी एक में विवाद नहीं था, दूसरे वाले में कई प्रतिवादी थे और एक का विवाद नहीं था, लेकिन तीसरे वाले में बोल रहा है जब पक्षकार में विवाद है भैया। अब पक्षकार में क्या हो गया है? यहाँ पे विवाद है, डिस्प्यूट है। तब क्या करेंगे? तब विवाद की विरचना अगर कर ली है तो तर्क या साक्ष्य तुरंत ही दे सकते हैं और समन भी निकाल सकते हैं विवाद के स्थिरीकरण के लिए। ठीक है, क्योंकि समन जारी कैसे होता है? अंतिम निपटारे के लिए या विवाद के स्थिरीकरण के लिए पर्पस है। तो ये बोल रहा है समन जारी होगा। ये बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे? तुरंत विवादक की विरचना हो जाएगी। विवाद की विरचना हो जाएगी। तर्क और साक्ष्य तुरंत लेंगे, तर्क या साक्ष्य, और समन जारी होगा आपके विवादकों के लिए, विरचना के लिए। ठीक है, ये जो भी है। ठीक है, स्थिरीकरण के लिए, विवादकों की स्थिरीकरण के लिए। क्लियर? विवादकों की विरचना के लिए, विवादकों की विरचना के लिए तर्क या साक्ष्य तुरंत, ये वाली चीजें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। रूल 4 ये बोल रहा है साक्ष्य पेश करने में असफल तो स्थगित कर दो। अगर ये साक्ष्य नहीं दे पा रहा है
तो स्थगित कर दो। साक्ष्य पेश करने में असफल है तो स्थगित कर दो, स्थगित एडजर्न, है ना। चलो, तो रूल 1 क्या था? रूल 1 भैया आइए और निपटारा करवाइए, क्योंकि आपके बीच क्या नहीं है, विवाद नहीं है। दूसरे वाले में बोल रहा है कि भैया कई प्रतिवादी हैं, एक में विवाद है, तो भैया हम क्या कर देंगे, निपटारा कर देंगे, और जो जजमेंट की डेट रहेगी वो डिग्री की डेट रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रूल 3 बोल रहा है पक्षकार में विवाद तो भयंकर तेज है, तो इसलिए करो भैया विवाद के स्थिरीकरण के लिए समन जारी करो, तर्क लो, साक्ष्य लो, जो भी प्रोसीडिंग है वो आप करिए और विवादक की विवेचना कीजिए। ठीक है। अब ये बोल रहा है चौथा वाला कि साक्ष्य पेश करने में असफल रहता है, तो भैया हम क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे कार्रवाई। ठीक है, ये बात की प्रथम सुनवाई पे आपके रूल 4 हो गए। चलिए 16 इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। ऑर्डर 16 क्या बात कर रहा है? 16 साक्षियों को समन और उसकी हाजिरी के बारे में बात कर रहा है कि साक्षियों को समन करना और उनकी हाजिरी। ठीक है, चलो ऑर्डर 16 साक्षियों को समन और उनकी हाजिरी है कि नहीं? हाई भैया, हाई। लाला 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 लाला। ठीक है, साक्षियों को समन और उनकी हाजिरी क्या बात कर रहा है आप? रूल 1, इसमें टोटल कितने रूल हैं? टोटल हमें रूल पढ़ना है 21 पढ़ना है, जो कि अपने आप में बड़ा टास्क है थोड़ा सा। चलो क्या बोल रहा है रूल 1? रूल 1 बोल रहा है साक्षियों की सूची बना लो, साक्षियों को समन कर दो। क्या है रूल 1? रूल 1 बोल रहा है साक्षियों की सूची, सूची और समन, दो चीजें बात कर रहा है। क्या लिखा है? सूची कितने दिन? 15 दिन। 15 दिन है। सूची फाइल करना है निपटाने के लिए, किसके लिए? निपटाने के लिए, निपटारे के लिए, है ना। कितने दिन के भीतर? 15 दिन के भीतर। और समन कितने दिन के भीतर? 5 दिन। 5 दिन लिखा है क्या? देखो जरा, 5 दिन है क्या? पांच दिन ही होगा आवेदन। ठीक है, और सूची फाइल और समन कब करना है आपको? विवादकों के पश्चात। मतलब जो आप सूची फाइल कर रहे हो ना, साक्षियों की सूची, ठीक है, विवादक के पश्चात, विवादक के पश्चात। ठीक है, ये वाली याद रखना। मतलब रूल 1 इंपोर्टेंट है अपने आप में कि सूची फाइल करना है 15 दिन के भीतर निपटाने के लिए, और समन करना 5 दिन के भीतर आवेदन करना है आपको समन के लिए, और विवादक के पश्चात करना है ये वाला काम। ठीक है, ये वाली चीज याद रखना। उसमें आपका रूल 1A देख लियो, अकेला हेडिंग देख लो, समन के बिना साक्षियों का पेश किया जाना। कर सकते हैं समन के बिना साक्षियों का पेश। ठीक है, 2 पे आ जाओ। 2 में क्या लिखा है भैया? समन के लिए आवेदन करने पर और साक्षी के व्यय के न्यायालय में जमा करना 7 दिन के भीतर आवेदन की तारीख से। कितने दिन के भीतर? तो आपको जमा करना है समन के लिए आवेदन और साक्षी के व्यय, जो समन के लिए आवेदन है और जो खर्चा हुआ है साक्षी का, ये कब? 7 दिन के भीतर जमा करना है। किसमें? कोर्ट में जमा करना है। ठीक है, 7 दिन के भीतर। कि कौन से? आवेदन की तारीख से। आवेदन की तारीख से 7 दिन के भीतर, ये वाली चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कोई एक्सपर्ट आ रहा है तो देखो उसमें लिखा है एक्सपर्ट रीजनेबल है तो एक्सपर्ट, व्यय का मापमान, व्यय के साक्षियों को सीधा संदाय किया जाना। एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट को दे दो, व्यय को मापमान के हिसाब से दे दो, और व्यय को साक्षियों को सीधा संदाय किया जाना। ये वाली चीज भी है। ठीक है, चलो तीसरे पे आ जाओ। तीसरे में है साक्षियों का व्ययों का निविदान। ठीक है, छोड़ दो। चौथे पे आ जाओ। चौथे में लिखा है कि जहां अपर्याप्त राशि जमा की गई है वहां प्रक्रिया क्या है? जहां अपर्याप्त राशि आपने जमा की गई तो जंगम संपत्ति की हम क्या कर देंगे? कुर्की या विक्रय कर देंगे भैया। बस इतना याद रखना है आपको कि जहां अपर्याप्त राशि संदाय की है, कौन से रूल में है? 4 में है कि नहीं है? जहां अपर्याप्त राशि आपने क्या की है?
संदाय की है तो वहां हम क्या कर देंगे, जंगम संपत्ति की कुर्की या विक्रय कर देंगे। रूल 4, ठीक है, ये वाली इसकी जंगम संपत्ति की। ठीक है, चलिए आ जाइए, 5 छोड़ दो, 6 पे आ जाओ। 6 क्या लिखा है, दस्तावेज को पेश करने के लिए समन, साक्षी की पर्सनल अटेंडेंस जरूरी नहीं है। 6 दस्तावेज पेश करने के लिए समन, तो इसमें साक्षी खुद नहीं आ सकता है ना, अगर उसको किसी और के माध्यम से भेजाना है तो भेजा देगा। दस्तावेज पेश करने के लिए समन, ऑर्डर 16 रूल 6, साक्षी का स्वयं आना जरूरी नहीं है। चलो 7 क्या बोल रहा है, न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षित शक्ति। न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षित शक्ति, अकेले शक्ति याद रखना कि भैया न्यायालय को उपस्थित करने के लिए जो व्यक्तियों को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षित शक्ति है कि मंगा सकेगा उनसे डॉक्यूमेंट पेश करो, तो न्यायालय की पावर है भैया, और पढ़ के आए हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। 7 है इम्पोर्टेंट है, समन की तामीली बोली है कि तामीली के लिए पक्षकार को समन दिया जाना, तामीली के लिए पक्षकार को समन दिया जाना, और यही वाली चीज हम पढ़ के आए हैं कि भैया व्यक्तिगत तामीली होती है ना, पक्षकार को समन देंगे। ठीक है, तो ये पक्षकार द्वारा समन, इसमें फीस की जरूरत नहीं होती ऑफिसर की, क्या होती, पक्षकार द्वारा समन हो रहा है ना, तो इसमें फीस की जरूरत नहीं होती, ऑफिसर की फीस की देने की जरूरत नहीं है ना, कि ऑफिसर को फीस देते हो आप, नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, स्वयं कर रहे हो। तो तामीली के लिए पक्षकार को समन दिया जाना। ऑफिसर की फीस की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो 8 में समन की तामीली कैसे होगी, जैसे प्रतिवादी पर होती है, लिख लो बाजू में उस पे। 8 में समन की तामीली कैसे होगी, जैसे प्रतिवादी पे होती है। ठीक है, 9 में समन की तामीली के लिए समय कितना है, युक्त समय के भीतर, रीजनेबल टाइम के भीतर आपको करना है। ठीक है, तो ये आपका 8 9 हो गया। 10 देखो, जहां जहां साक्षी समन का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है वहां प्रक्रिया, तो ये प्रक्रिया तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जहां समन साक्षी समन का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, बताओ सीआरपी में प्रक्रिया पड़ी है, प्रोक्लामेशन जारी कर देगा, वारंट इशू कर देगा, दोनों प्रॉपर्टी चाहे जंगम हो चाहे स्थावर उसकी भी कुर्की कर ली जाएगी। लेकिन प्रोवाइजो क्या बोलता है, इसका बोल रहा है कि लघुवत न्यायालय स्थावर संपत्ति की कुर्की का आदेश नहीं दे सकता। क्लियर बात है। आपका जो रूल 10 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 10 बोल रहा है कि भैया जहां साक्षी समन का अनुपालन नहीं करता है, पहली चीज तो साक्षी क्या नहीं करता है, समन का अनुपालन नहीं करता है, अनुपालन नहीं करेगा, नहीं करता है, तब क्या करेंगे, देख रहे हैं, साक्षी समन का अनुपालन नहीं करेगा तो क्या बोला गया है। एक तो आपका इसके साथ अगर रूल 12 भी पढ़ लो तो भी अच्छा लगेगा। रूल 12 बोलता है अगर नहीं आते हो तो 500 रुपये जुर्माना, कितना रुपए, 500 रुपये। और रूल 10 बोल रहा है अनुपालन नहीं कर रहे हो तो एक चीज हम क्या करेंगे, प्रोक्लामेशन जारी कर देंगे, प्रोक्लामेशन जारी कर देंगे। हम क्या करेंगे, अटैच और कुर्की करेंगे। हम क्या करेंगे, आपकी अटैच और सेल करेंगे, आपकी चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो। और हम क्या करेंगे, वारंट इशू कर देंगे। तीसरे वाले में क्या लिखा है, वारंट इशू कर देंगे, वारंट इशू कर देंगे। ओके, और इसका जो प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो क्या बोल रहा है कि जो स्मॉल कॉस्ट कोड है, स्मॉल कॉस्ट कोड है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या नहीं कर सकता है, अटैच नहीं कर सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या नहीं कर सकता है, अटैच नहीं कर सकता है। तो ये वाली चीज यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ने वाली है। इसी के साथ रूल 12 पढ़ लो। रूल 12 क्या बोल रहा है कि अगर साक्षी उपसंजात होने में असफल रहता है, ये क्या बोल रहा है, ये वाला अनुपालन नहीं करता, तो ये वाली कि आपको उपसंजात होना था, ये वाली चीज आप पालन नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप नॉन अपियर होते हो, नॉन अपियर होते हो, जिस दिन को आपको बुलाया है, तो आपको 500 रुपये क्या लग जाएगा, आपका शास्ति लग जाएगी, जुर्माना लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। 11 पे देख लो जरा, 11 क्या बोल रहा है,
रूल 11, यदि साक्षी उपसंजात हो जाता है तो कुर्की प्रत्याहृत कर दी जाएगी। सीधी सीधी बात, अगर साक्षी क्या आ गया तो कुर्की क्या कर देंगे, हम निर्मुक्त कर देंगे और खर्चे के संबंध में उससे बोल देंगे इतना खर्चा लगा हमारा अटैचमेंट करने में, तो आप वो खर्चा हमें दे दो। तो सीधी सीधी बात 11 क्या बोल रहा है कि अपीयर हो गया साक्षी, क्या हो गया है साक्षी, अपीयर हो गया है, तो क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। आ जाओ 13 पे, रूल 13, कुर्की करने का ढंग कैसा होगा, रेडी की तरह वसूलेंगे। कुर्की करने का ढंग के बारे में बात करता है, मोड ऑफ अटैचमेंट, निर्णीत ऋणी से वसूलेंगे। चलो अच्छा, ये 14 क्या लिखा है, जो व्यक्ति वाद में पर व्यक्ति है, जो व्यक्ति वाद में पर व्यक्ति है उन्हें न्यायालय के साक्षियों के रूप में स्वप्रेरणा से समन कर सकेगा। जो व्यक्ति वाद में पर व्यक्ति है तो उसे न्यायालय क्या करेगा, साक्षियों के रूप में स्वप्रेरणा से समन करेगा। मतलब यहाँ पे न्यायालय की पावर बताई गई है कि वो ऑन मेरिट क्या करेगा, आपकी स्वप्रेरणा से समन कर सकेगा जो आप वाद के पर व्यक्ति हो। ठीक है, ये वाली बात बोल रहा है। ठीक है, 15 नॉट इंपोर्टेंट। 16 पे आ जाओ, वे कब प्रस्थापन कर सकेंगे, क्या लिखा है, डिपार्ट। ठीक है, सिक्योरिटी मांग सकता है हर सुनवाई में, नहीं आने पर कारावास, सिविल कारावास। देख रहा है 16 की पावर, देख रहे हो, ये सिक्योरिटी मांगने की पावर है, ये सिक्योरिटी मांगेगा उपस्थिति के लिए, और नहीं आओगे तो सिविल इम्प्रिजमेंट हो जाएगी। समझ गए कि वे कब प्रस्थान कर सकेंगे, कब प्रस्थान करोगे भैया, सिक्योरिटी मांगेंगे, नहीं आओगे तो सिविल कारागार में आपको प्रस्थान कर पाएंगे। ठीक है, ये वाली चीज आपको 16 में पढ़नी है। 16 का 16 इंपॉर्टेंट है। आ जाओ सीधा 21 पे। 21 क्या बोल रहा है, रूल ऑफ विटनेस अप्लाई टू पार्टीज ऑफ समन, साक्ष्य विषय नियम समन्वित पक्षकार को लागू होंगे। मतलब जो साक्षियों के विषयक नियम है वो समन्वित पक्षकारों पे क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। क्लियर, याद हुआ कि नहीं। ऑर्डर 7, ऑर्डर 16, रूल 1 क्या है आपका, साक्षियों की एक सूची बनेगी, कितने दिन के भीतर बनाना है, 15 दिन के भीतर सूची बनाना है, और आवेदन समन के लिए 5 दिन के भीतर करना है, विवाद के पश्चात भी हो सकता है ये वाला मामला। ठीक है, 1A में बोल रहा है कि भैया समन के बिना साक्षियों की पेश किया जाना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में बोल रहा है कि आवेदन कर रहे हो तो भैया खर्चा जमा करना पड़ेगा आपको कितने दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर आवेदन की तारीख से, चाहे विशेषज्ञ हो, व्यय को डायरेक्ट भी दे सकते हो। ठीक है, साक्षियों का व्यय का निवेदन छोड़ दो। चौथा वाला बोल रहा है कि अपर्याप्त राशि अगर जमा करी है तो आपकी जंगम संपत्ति की हम क्या करेंगे, पूर्ति कर लेंगे। फिर उसके बाद सीधा 6 में बोला दस्तावेज पेश किए जाने पर समन। ठीक है, तो दस्तावेज पेश किए जाने पर समन आपको किया जाएगा, लेकिन आपको जरूरी नहीं है आना, साक्षी को किसी के भी माध्यम से वो भिजवा सकता है डॉक्यूमेंट। दस्तावेज पेश किए जाने के लिए समन याद रखना 16 और 6 है ना, 16 और 6। 7 क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है कि न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने की शक्ति। ठीक है, यही वाला है, तामीली के लिए पक्षकार को समन ऑफिसर की फीस नहीं होगी। उसके बाद सीधा 10 में समन का अनुपालन नहीं करोगे तो ये 3 चीजें आपको देखने मिलेगी। स्मॉल कॉस्ट कोर्ट को आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने की पावर तो है ही नहीं। 11 में बोल रहा है कि आपको आना है, आ गए हो तो रिलीज कर देंगे। 12 बोल रहा है नहीं आओगे तो 500 रुपये जुर्माना ठोक देंगे। 13 में ढंग है भैया, और 16 में सिक्योरिटी मांगेंगे, प्रस्थान करवा देंगे सिविल कारागार में। 21 में एप्लीकेबिलिटी है कि सम्मिलित व्यक्तियों पर लागू होगा। क्लियर, अच्छा 16A में सिर्फ 3 अकेला पढ़ना है। कितना पढ़ना है, क्योंकि ये आपको याद आ रहा होगा सीआरपीसी, अगर सीआरपीसी अगर आपने पढ़ी होगी, ठीक है, वहाँ पे सिविल कारागार सेम यही वाले प्रोविजन वहाँ पे भी लिखे हैं। पहले में कारागार की डेफिनेशन है और ये वाली चीज़ आपको निरुद्ध की डेफिनेशन है, तो ये वाली चीज़ आपको वहाँ से आपको देखने। सिर्फ इसमें ऑर्डर का, छत्तीसगढ़ के लिए सिर्फ ऑर्डर का नाम याद रखना कि 16A में है क्या। 16A में कारागार में परिरुद्ध किया जाना, निरुद्ध किया जाना, साक्षियों की हाजिरी है। ठीक है, और इसके जो परिभाषा है रूल 1 है। ठीक है, वहाँ पे जो अपन सेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि मुझे अगर याद है तो चैप्टर 22 के समथिंग 22 या 24 है वहाँ पे सीआरपीसी में। चैप्टर 22 और 24 क्लियर करना जरा एक बार। 22 ही है, ठीक है, देखो पहुँच गए ना वहाँ पे। हाँ, चैप्टर 22, तो चैप्टर 22 ही है। हाँ चलो, इसके बाद रूल 5 देखो, इसका क्या लिखा है, कारागार में अधिकारी को कुछ मामलों में आदेश को कार्यान्वित करने की शक्ति, बीमारी के कारण नहीं आ रहा है, ये सब चीजें। अगर वो वाला पढ़ लिया तो ये वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है।
काम बन जाएगा अकेला। हेडिंग से आप याद रख सकते हो, अगर अकेला रूल भी याद रख लो बस। तो कुछ मामलों में आदेश को कार्यान्वित करने की शक्ति, क्योंकि भाई बीमार है, हैबिचुअल ऑफेंडर, ये वाली चीजें अपन को याद रखना है। और 6 में क्या बोल रहा है, बंदी का न्यायालय के वृक्षा में वापस लाया जाना, है ना, बंदी का न्यायालय के वृक्षा में लाया जाना, ये आपका रूल 6 है। रूल 5 है आपका कुछ मामलों में आदेश का कार्यान्वयन, और परिभाषा आपकी रूल 1 में है। चलो ऑर्डर 17, स्थगन, क्या है आपका ऑर्डर 17 स्थगन। कल कोशिश ये रहेगी खत्म ही कर दें, है ना, कोशिश तो रहेगी, क्योंकि आज तो एक तो अपलोड नहीं हो पाता है, एक साथ अगर मैं बनाना चाहूँ कि तो अपलोड भी नहीं हो पाएगा, पहला ये अपलोड होगा फिर उसको डिलीट करेंगे फिर ये अपलोड होगा, ये वाली चीज़ है। ठीक है, स्थगन, स्थगन में कितने रूल पढ़ना है, रूल 3 पढ़ना है। ओके, रूल 3 पढ़ना है, स्थगन में रूल 3 पढ़ना है। पहला रूल क्या बोल रहा है, न्यायालय समय दे सकेगा और सुनवाई स्थगित कर सकेगा। रूल 1 इसके तो पूरे याद रख लो, न्यायालय समय दे सकेगा और सुनवाई स्थगित कर सकेगा। ठीक है, 3 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में 4 बार है, जैसे अपन ने पढ़ा है किसमें, रेंट कंट्रोल में भी पढ़ा है, एलआरसी में भी पढ़ा है, स्थगन 36 सेक्शन है शायद से स्थगन के लिए, है ना। तो सीपीसी का तो 3 ही बार लिखा है, तो 3 ही बार लगाना सीपीसी का, अगर क्वेश्चन पहचान जाओ तो। न्यायालय समय दे सकेगा और सुनवाई की भांति स्थगित कर सकेगा, कितनी बार, एक बार में 3 बार से अधिक नहीं होगा, 3 बार से अधिक नहीं होगा स्थगन, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, स्थगन मिलेगा किस मामले में मिलेगा, अगर परिस्थिति पक्ष के नियंत्रण के बाहर है, अधिवक्ता बीमार है, अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर पाया किसी को, अधिवक्ता बीमार है, स्थिति परिस्थिति अपने पक्ष कंट्रोल से बाहर है, तो इस मामले में कोर्ट क्या कर सकता है, स्थगन दे सकता है। स्थगन कब नहीं देगा, देगा तो इस मामले में, अधिवक्ता बीमार है, परिस्थिति बाहर, इस मामले में नहीं देगा जब प्लीडर ये बोले सर मैं थोड़ा सा दूसरे कोर्ट में प्लीडिंग करने जा रहा हूँ, इस चक्कर में आप प्लीडिंग क्या दे दो, स्थगन दे दो, तो नहीं देगा भैया। ये बोलेगा कि साख आज मैं प्रिपेयर नहीं होके आया हूँ क्रॉस करने के लिए, परीक्षा करने के लिए, इसलिए आप स्थगन देखो, तो भी नहीं देगा। ठीक है, तो ये वाली चीज। और भैया अगर ये बोले न्यायालय से मैं बहुत व्यस्त हूँ सर, इस बार नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, परीक्षा नहीं कर पाऊंगा, तो भैया तो फिर आपको स्थगन नहीं मिलेगा, ये वाली आपकी रीजन है। ठीक है, इसमें लिखा है स्थगन का खर्च वसूला जाएगा भैया, बाकायदा वसूला जाएगा, स्थगन का खर्च जिसको स्थगन चाहिए उससे वसूला जाएगा। ठीक है, दूसरा पे आ जाइए, यदि पक्षकार नियत दिन उपसंजात होने में असफल रहता है, पक्षकार नियत दिन असफल रहता है, नियत दिन उपसंजात होने में क्या रहता है, पक्षकार असफल रहता है, तो प्रक्रिया क्या है भैया, ऑर्डर 9 आपने पढ़ाई होगा, रिटन एग्रीमेंट पर एडजमेंट नहीं मिलेगा, फिर एडजमेंट आपको नहीं मिलेगा, ये प्रक्रिया है। तीसरे पे आ जाओ, पक्षकारों में से किसी पक्षकार के साक्ष्य या आदि पेश करने में असफल रहने पर भी न्यायालय आगे कार्रवाई कर सकेगा, किसी भी कंडीशन में, मतलब पक्षकारों में से पक्षकार के साक्ष्य या आदि पेश करने में असफल रहने पर भी न्यायालय आगे कार्रवाई कर सकेगा। वाद खारिजी पर वादी के पास उपचार, अपील, वाद खारिजी पर वादी के पास उपचार, अपील। अपील का प्रोविजन कहाँ है इसमें, एक उपचार है, क्या है वो उपचार, अपील के रूप में, किसके रूप में है, कि अगर वाद खारिज हो गया, असफल नहीं आए और वाद खारिज कर दिया, तो फिर वादी के पास एक उपचार है, तो वो क्या करेगा, अपील करेगा। देखिए समझिए, रूल 1 बोल रहा है कि भैया हम समय देंगे, स्थगन करेंगे, लेकिन 3 बार से अधिक आप नहीं कर पाओगे, आपको कारण देना पड़ेगा कि स्थगन आपको क्यों चाहिए, फालतू के कारण नहीं होंगे जो कि अभी है इसमें। ठीक है, रूल 2 बोल रहा है कि पक्षकार को नियत दिन के समय आपको उपस्थित होना पड़ेगा, और अगर आप असफल रहेंगे तो हम क्या करेंगे, एडजमेंट नहीं देंगे, और एडजमेंट नहीं दे रहे और साथ में हमने क्या किया, आपका वाद खारिज कर दिया, तो रूल 3 आपको बोलेगा कि आपके पास उपचार है, कि आप क्या करो, अपील करो। वादी के पास उपचार है, प्रतिवादी के पास नहीं, वादी के पास, ओनली किसके पास,
वादी, प्लेंटिफ करेगा। ओके, चलिए आ जाइए रूल 18, ये भी थोड़ा सा बड़ा है ना। इसके बाद रूल 18 के बाद 20 थोड़ा सा बड़ा है, फिर थोड़े से छोटे हैं। 21 कल उठाएंगे, आज तो 21 उठाने की इच्छा ही नहीं होगी क्योंकि 106 रूल है ना। पढ़ना पूरे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं कितना भी कम करूं तो भी 50 तो आ ही जाएंगे हाथ में। ठीक है, तो ये वाली चीज तो देखेंगे। ऑर्डर 18 क्या, ऑर्डर 18 क्या बोल रहा है, वाद की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा। अच्छा, पक्षकार की परीक्षा हो गई, तो ये साक्षियों की परीक्षा है ना। वाद की सुनवाई, यहाँ पे 16 में दिक्कत आती है, 16 में दिक्कत आती है और 18 में दिक्कत आती है, कंफ्यूजन बैठ जाता है। 10 में भी कंफ्यूजन बैठ, 15 में भी कंफ्यूजन बैठ जाता है, क्योंकि पक्षकारों की सुनवाई बोलते हैं ना, तो यहाँ पे नाम आ जाता है वो वाला। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, वाद की सुनवाई और साक्षियों की परीक्षा है। अभी समझ नहीं, बुला नहीं रहा है, तो दो चीजें हैं, वाद की सुनवाई हो रही है और साक्षी की क्या हो रही है, परीक्षा। चलो आ जाओ, रूल 1 देखो। रूल 1 क्या बोल रहा है, आरंभ करने का अधिकार, राइट टू बी बिगेन। क्या बोल रहा है, बिगिन। तो आरंभ करने का अधिकार इशू पर होगा, किसको, प्लेंटिफ को। अगर कोई भी इशू है तो वाद की सुनवाई, प्रारंभ करने का अधिकार जो आपका रूल 1 है, ये किस पे होगा, इशू पर होगा। और किसको होगा, ये वादी, प्लेंटिफ को होगा। किसको होगा, प्लेंटिफ को होगा। क्लियर, चलिए। और लॉ पर किसको होगा, डिफेंडेंट को होगा। इशू पर प्लेंटिफ को होगा, और ये इशू पर देखो प्री में आ सकता है ये कि वाद की सुनवाई का प्रारंभ है ना, आरंभ करने का अधिकार। तो ये दो चीजों में लिख लो, एक लिख लो आप प्लेंटिफ और एक है आपका डिफेंडेंट। इसको होगा लॉ पर, इसको होगा इशू पर। प्लेंटिफ को इशू पर होगा, डिफेंडेंट को लॉ पर होगा। ठीक है, और लॉ पर कौन सा, जो एडमिशन फैक्ट है उन पे, फैक्ट पर। ठीक है, क्लियर। चल, रूल 2 क्या बोल रहा है, कथन या साक्ष्य का पेश किया जाना। कथन या साक्ष्य का क्या किया जाना, पेश किया जाना। लिखित तर्क के प्रतिलिपि प्रतिपक्ष को दी जाएगी। लिखित तर्क के रूप में प्रतिलिपि किसको दी जाएगी, प्रतिपक्ष को। नॉट इंपोर्टेंट। 3 पे आ जाओ, जहां कई विवादक हैं वहां साक्ष्य। जितने इश्यू फ्रेम करे हैं आपने, सब पर एविडेंस दो। जहां कई विवादक हैं तो वहां साक्ष्य। रूल 3 अकेले हेडिंग याद रखो, कई विवादक तो कई साक्ष्य भी पेश करने पड़ेंगे। बस, कई विवादक कई साक्ष्य 3 में है आपका। 3 क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है कि पक्षकार का अन्य साक्षियों के पहले उपसंजात होना, कोर्ट की परमिशन, नॉट टू रिक्वायर। ठीक है, कोर्ट की परमिशन पे हो सकते हो, अन्य पक्षकार पहले उपस्थित रिक्वायर नहीं है ना, कि पहले उपस्थित करना है अन्य साक्षियों को। तो ये आपका 3 बोल रहा है, अकेला 3 सुने रहिए। ठीक है, चलो। साक्ष्य का अभिलिखित किया जाना 4 इंपोर्टेंट है, लेकिन 4 रिपील हो गया है शायद से। क्या हो गया है, रिपील हो गया है। लेकिन इसमें जो पहले बोला गया था, पहले ये था कि साक्ष्यों का अभिलिखित किया जाना, और ये पूछा भी जाता था 18 का 4 है ना। तो ये तो अब शायद रिफिल हो गया है, क्योंकि इसे शपथ पत्र लिया जाता है, मुख्य परीक्षा होती थी, और प्रति परीक्षा के लिए एक कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता था। ठीक है, वो करता था। तो ये तो अब रिफिल है, तो छोड़ दो इसको, 4 वाले को। तीसरा वाला याद रखना कि पक्षकारों को, अगर कई पक्षकार हैं तो कई विवादक हैं तो कई साक्ष्य होंगे, और अगर पक्षकार के पहले अन्य पक्षकार की परमिशन, अन्य पक्षकार की परीक्षा ले सकता है, रिक्वायर नहीं है ना। तो ये वाली चीज है। और रूल 1 आपका प्लेंटिफ आरंभ करेगा इशू पर, और ये करेगा लॉ पर, डिफेंडेंट। ठीक है, आ जाइए 5 पे। जिन मामलों में अपील हो सकती है उनमें साक्ष्य कैसे लिखा जाएगा, कोर्ट की लैंग्वेज में। अगर बोला जाए कोर्ट की लैंग्वेज में साक्ष्य लिखना है तो कहाँ है आपका, ये कोर्ट की लैंग्वेज में साक्ष्य है। एविडेंस लिखा जाएगा कोर्ट की लैंग्वेज में। ठीक है, रूल 6 पे आ जाइए। क्या लिखा है, अभी साक्ष्य का भाषांतर किया जाना। भाषांतर कहाँ है भैया, अगर पूछा जाए अभी साक्ष्य का भाषांतर, तो रूल 6 में है। 7 में आ जाइए, 138 के अधीन साक्ष्य। रूल 7 138 के अधीन साक्ष्य।
अकेला सेक्शन जब पढ़ेंगे जब देखेंगे, ठीक है। रूल 8 छोड़ दीजिए। जब अरे ये तो यार ये जब पढ़ते हैं न्यायालय स्वयं नहीं लिखेगा, किसी और के माध्यम से लिखवाएगा तो उस पर साइन वाइन करेगा, तो ये क्या अपन हो जाएगा। तो रूल 7 भी ऐसे ही है आपका, 8 सॉरी 8, ठीक है। रूल 9 देखिए, देखो जो पूछने की गुंजाइश है वही अपन पढ़ना है, ठीक है। रूल 9 क्या बोल रहा है, साक्ष्य अंग्रेजी में लिखा जाएगा। अगर कोई भी साक्षी आपत्ति नहीं लेते, आपत्ति नहीं है, तो कैसा होगा साक्ष्य, इंग्लिश में। और ये वाली बात कहाँ लिखी है, रूल 9 में। तो रूल 5 में क्या है आपका, कोर्ट की लैंग्वेज में एविडेंस होगा। रूल 6 में आपका भाषांतर है। रूल 7 में आपका 138 के अधीन साक्ष्य है। रूल 9 में आपका अगर साक्षी को अगर कोई आपत्ति है, तो आपत्ति नहीं है तो क्या लिखना है, फिर कंपलसरी है कि इंग्लिश में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश चलती है। ओके, पूरा छोड़ दो, आ जाओ सीधा रूल 17। किस पे आ जाओ, सीधा 17 पे। क्या लिखा है, न्यायालय साक्ष्यों को पुनः बुला सकेगा और उनकी क्या कर सकेगा, परीक्षा कर सकेगा। सीआरपीसी में याद आया पुनः बुलाने का, ठीक है। कौन सा सेक्शन था, री एग्जामिनेशन वाला, कौन सा था, 311 319, ये 311 था, 311 है ना, हाँ। परीक्षा करेगा भैया, फिर से बुला लेगा वो तो, ओके। चलो आगे, इसमें बस यही याद रखना, एट एनी टाइम 154 इंडियन एविडेंस एक्ट भी है आपका, 154 इंडियन एविडेंस एक्ट भी लिख लो उसके बाजू में, और 311 भी लिख लो सीआरपीसी का। और ये 17 इंपोर्टेंट हो जाएगा इसलिए कि क्योंकि न्यायालय आपको पुनः बुला रहा है और पुनः परीक्षा कर रहा है, तो आपका 18 का 17 इस तरीके से याद रखना, 18 17 पुनः बुलाएंगे, ओके। चलो 18 पे आ जाओ, 18 सीआरपीसी के किसके साथ पढ़ा जाएगा बताओ, क्या लिखा है, निरीक्षक करने की न्यायालय की शक्ति, इंस्पेक्शन कहाँ है, सीआरपीसी में 310, सेक्शन 310। तो 18 18 18 17 इंपोर्टेंट है भैया बहुत, ओके। चलिए लास्ट 20 क्या 19 क्या बोल रहा है, कथन को कमीशन द्वारा अभिलिखित करने की शक्ति। और सीआरपीसी में कहाँ है कमीशन, 284 है कि नहीं है, ठीक है। और अपने यहाँ पे कहाँ है, सीपीसी में ऑर्डर 26 में, सेक्शन जब आप 76 भी पढ़ने जाओगे वहां पे भी आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको वहां से देखने मिलेगी कि कमीशन के माध्यम से हम क्या करेंगे, लिखित करने की शक्ति है, ठीक है। और जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम निर्णय नहीं देंगे, ये वाली बात है, ओके। तो 17 याद रखना, 18 में इंस्पेक्शन है, 19 में आपका कमीशन है, कमीशन पे होगा एग्जामिनेशन परीक्षा, 19 रूल, ठीक है। और बाकी मैंने आपको 9 पढ़ाया है कि अंग्रेजी में लिखा जाएगा। भाषांतर आपका काय में है, आपका भाषांतर जो है वो आपका 6 में है, और 5 इंपोर्टेंट है। 5 में जिन मामलों में अपील हो सकती है उसमें साक्ष्य कैसे लिखा जाएगा, कोर्ट की लैंग्वेज में, मतलब अपील में लिखा जाएगा, कोर्ट की लैंग्वेज में अपील हो सकती है ना, इसलिए, ठीक है। क्लियर, चलो 18 हो गया, 19 पे आ जाओ। 19 अपने आप में शपथ पत्र के बारे में बात कर रहा है कि वाद की सुनवाई और साक्ष्यों की परीक्षा तो हो गई। 19 पे आ जाओ, 19 शपथ पत्र के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, शपथ पत्र के बारे में। ऑर्डर 19, शपथ पत्र क्या है, शपथ पत्र में कितने रूल हैं, टोटल 3 रूल हैं, ठीक है। पहला वाला रूल क्या बोल रहा है, किसी बात के शपथ पत्र पर साबित किए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति, किसी बात के शपथ पत्र पर साबित किए जाने के आदेश देने की शक्ति, एट एनी टाइम साक्ष्य पेश किया जाएगा परंतु गुड फेथ में, परंतु कैसे होने चाहिए,
गुड फेथ में किसी बात पे शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाने पे आदेश देने की शक्ति। देखो रूल 1 में तो ये बोल रहा है कि आदेश देंगे हम कि आप क्या लगाओ, शपथ पत्र लगाओ, किसके साथ, किसी भी शख्स के साथ, कि अगर किसी चीज को साबित करना है, किस लिए, साबित करने के लिए। ठीक है, अब जब लगा रहे हो तो कब मांग सकते हैं हम, एट एनी टाइम आपको क्या दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, लेकिन ये आदेश हमारा कैसा होना चाहिए, गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक। ओके, साक्ष्य पेश कर रहे हो तो सद्भावना पूर्वक। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर। अगर जिनका क्रॉस होना है तो उस पर दे सकते हो एफिडेविट, नहीं क्रॉस अगर है तो फिर नहीं देना। ठीक है, ये वाली चीज याद रखना। चलो रूल 2 आ जाइए, अभिसाक्षी की हाजिरी और प्रतिपरीक्षा के लिए कराने का आदेश देने की शक्ति। कि अभिसाक्षी की हाजिरी और प्रतिपरीक्षा कराने के लिए आदेश देने की शक्ति, तो ये वाला भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे रूल 3, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये दोनों तो नहीं थे, तीसरा इंपॉर्टेंट है, वे विषय जिन पर शपथ पत्र सीमित होंगे। अब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे शपथ पत्र सीमित हैं, वे विषय जिन पे शपथ पत्र क्या है आपका, सीमित है। तब क्या करना है भैया, शपथ पत्र सीमित है तो ज्ञान के कथनों तक सीमित नहीं होगा और विश्वास के कथनों तक सीमित हो सकता है। क्या लिखा है, वे विषय जिन पे शपथ पत्र सीमित है, तो किन पर सीमित है शपथ पत्र, ज्ञान के विषय पर है कि विश्वास के कथनों तक, तो जो विश्वास वाले हैं उन तक सीमित है। लेकिन ज्ञान के कथनों तक नहीं है। ज्ञान वाले जो हैं, पता है आज में एफिडेविट लगना है तो एफिडेविट लगेगा, अब विश्वास है कि मुझे इसमें शपथ पत्र लग सकता है तो नहीं लग रहा ना, ये सीमित चीज है, ये असीमित चीज है, ज्ञान के प्रश्नों तक सीमित नहीं है भैया। ठीक है, इसमें लगना है तो लगेगा। अंतर्वर्ती आवेदन पर बिलीफ पर होगा कि नहीं होगा, होगा। एक क्वेश्चन आता है कि अंतर्वर्ती जो आवेदन है, अंतर्वर्ती आवेदन ये विश्वास पे शपथ पत्र होता है, अंतर्वर्ती आवेदन पे किस पे, विश्वास पे होता है, बिलीफ पर होता है। ये आपका प्री का एक क्वेश्चन बन सकता है, अंतर्वर्ती आवेदन। ठीक है, उसके साथ शपथ पत्र लगा सकते हो विश्वास पे। ऑर्डर 20 है ना, कितने हैं रूल टोटल देखिए, 20 में 20 में 20 है ना। हाँ, भैया 20 में 20, चलिए आ जाइए ऑर्डर 20। ऑर्डर 20 किसके बारे में बात कर रहा है, निर्णय और डिक्री के बारे में, निर्णय और डिक्री के बारे में बात कर रहा है आपका ऑर्डर 20। क्या बात कर रहा है ऑर्डर 20, निर्णय और डिक्री के बारे में। देखिए जरा, जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस्ड, जजमेंट कब प्रोनाउंस्ड होगा, निर्णय कब सुनाया जाएगा, तो निर्णय बोल रहा है 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर भैया, 30 दिन के भीतर भीतर सुनाया जाएगा, ये पहला है। ऑर्डर 20 रूल 1, जजमेंट कब सुनाया जाएगा, जजमेंट कब सुनाना है, तो जजमेंट कब सुनाना है ये रूल 1 बात करता है, और सुनाना कितने दिन के भीतर है आपको, 30 दिन के भीतर भीतर, और निर्णय की कॉपी देना है तुरंत, तुरंत देना है निर्णय की कॉपी, तुरंत देना है निर्णय की कॉपी देना है। रूल 2 क्या बोल रहा है, न्यायाधीश के पूर्ववर्ती द्वारा लिखे गए निर्णय को सुनने की शक्ति, न्यायाधीश के पूर्ववर्ती द्वारा लिखे गए निर्णय को सुनाने की शक्ति, पुनर्विलोकन के सिवाय परिवर्तन ना होगा, किसके सिवाय, पुनर्विलोकन के सिवाय परिवर्तन
नहीं होगा। ये वाली बोल रहा है कि पूर्ववर्ती द्वारा लिखे गए निर्णय को सुनाने की शक्ति, मतलब जब आप पूर्ववर्ती लिखेगा निर्णय, मतलब कोई जज है वो लिख के चला गया, अब आपको सुनाने की पावर है, तो आपका रूल 2 में क्या है, पूर्ववर्ती निर्णय को सुनाने की पावर, पूर्ववर्ती सुनाने की पावर, पूर्ववर्ती निर्णय को सुनाने की पावर, मतलब आप क्या कर सकते हो, इसका अगर सुना दिया है किसी अन्य कोर्ट ने, किसी अदर कोर्ट, अदर जज ने, है ना, जो लिख के गया है उसके अलावा किसी अदर ने सुना दिया, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ रिव्यू कर सकते हो। क्या करोगे, रिव्यू। अल्टर कर पाओगे क्या, नहीं, अल्टर नहीं कर पाओगे। इसी के साथ रीड विथ करो आप रूल 8, जरा देखो जरा रूल 8 क्या बोला है। जहां न्यायाधीश ने डिक्री पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अपना पद रिक्त कर दिया है, अगर कोई जज है डिक्री पे हस्ताक्षर नहीं हो पाए और जज ने क्या कह दिया, अपना पद रिक्त हो गया है, हट गया है, मतलब वो, तो जो आएगा वो उन पे क्या करेगा, साइन करेगा और सुना देगा। तो मतलब यहाँ पे कंप्लायंस किसका मिल रहा है आपको, रूल 2 का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि निर्णय को सुनाना है आपको तो सुना दो। ठीक है, तो ऑर्डर 2 आप रूल 8 के साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, हस्ताक्षरित होगी, अन्य न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित होगी और सुना देगा आपको रूल 2 में। ठीक है, आ जाइए इस पे लिख लो रूल 3 पे। रूल 3 क्या है आपका, रूल 3 को आपको पढ़ना है 152, सेक्शन 152 क्या लिखा है, निर्णय हस्ताक्षरित किया जाएगा, निर्णय क्या किया जाएगा, हस्ताक्षरित किया जाएगा। ये आपका रूल 3 बोल रहा है कि धारा 152 और पुनर्विलोकन के सिवाय परिवर्तन नहीं होगा। या तो आपका पुनर्विलोकन हो सकता है या तो आपका रिवीजन हो सकता है, उसके अलावा कुछ होगा क्या, नहीं होगा भैया। ठीक है, तो रूल 3 में आपका है क्या है, निर्णय पे क्या होंगे, सिग्नेचर के बारे में बात कर रहा है। चलिए रूल 4 क्या बात कर रहा है, लघुवाद न्यायालयों के निर्णय के बारे में बात कर रहा है। रूल 4 क्या बात कर रहा है आपका, लघुवाद न्यायालय के निर्णय के बारे में आपका रूल 4 बात करता है। रूल 4 क्या बात कर रहा है, न्यायालय हर एक विवादक पर निश्चय का कथन करेगा, जितना भी है उस पर भी आपको जजमेंट में मेंशन करना है। ठीक है, चलिए 6 पे देखो, 6 क्या बोल रहा है, कंटेंट्स ऑफ डिक्री इंपोर्टेंट है भैया, ये आपका 6 भी इंपोर्टेंट है, 6A भी इंपोर्टेंट है, आपका 6B भी इंपोर्टेंट है, आपका 7 भी इंपोर्टेंट है और 8 भी आपका इंपोर्टेंट है। 8 तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, देखो कंटेंट्स ऑफ डिक्री, कंटेंट्स ऑफ डिक्री, डिक्री की अंतर्वस्तु, डिक्री की अंतर्वस्तु। ठीक है, 6A क्या बात कर रहा है, 6A डिक्री तैयार करने के बारे में, अंतर्वस्तु यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्री तैयारी के बारे में बात कर रहा है। 6B आपका क्या बात कर रहा है, प्रतियां कब उपलब्ध होंगी, निर्णय की प्रतियों के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, निर्णय की प्रतियों के बारे में बात कर रहा है, निर्णय की प्रतियां कब उपलब्ध होंगी, कब उपलब्ध सीधी होंगी, कब उपलब्ध होंगी। 7 किसके बारे में बात कर रहा है, डिक्री की तारीख के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, डिक्री की तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख के बारे में बात कर रहा है, और लास्ट में मिलती है सिर्फ और सिर्फ तारीख, तो वो वाली तारीख है। और ये देखो 7 में क्या रहेगा, डिग्री की तारीख होगी, वही क्या होगी, आपकी जजमेंट की तारीख होगी, क्या होगी, वही आपकी क्या होगी, जजमेंट की तारीख। 7 में आपका डिग्री की तारीख के बारे में बात कर रहा है। निर्णय की प्रतियां कब उपलब्ध होंगी, 6B देखिए जरा क्या बोल रहा है, हाई कोर्ट को कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, हाई कोर्ट को क्या करनी पड़ेगी भैया, कॉस्ट दो तो निर्णय की प्रतियां आपको तुरंत उपलब्ध, है ना। तो ये वाली बोल रहा है कि कब उपलब्ध कराई जाएंगी, हाई कोर्ट को कॉस्ट पे करो, अपील करनी है तो, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली चीजें। उसके बाद डिक्री 6A क्या बोल रहा है, 6A बोल रहा है डिक्री तैयार करेंगे, कितने दिन के भीतर करना है, जजमेंट के 15 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 15, और जजमेंट कब आना है, 30 दिन के भीतर आना है। ठीक है, डिक्री की प्रति फाइल किए बिना अपील की जा सकती है, डिक्री की प्रति फाइल किए बिना भी क्या की जा सकती है, अपील। डिक्री की अगर कॉपी टाइम लग रहा है तो डिक्री की कॉपी के बिना भी अपील की जा सकती है ना। चलो, और कंटेंट्स ऑफ डिक्री में क्या है, जो भी आपको देखना है, बस अकेला ये वाली चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। चलिए इसके साथ 8 पढ़ चुके हैं। ऑर्डर 9 रूल 9 पे आ जाइए। ये बोल रहा है स्थावर संपत्ति के प्रतिद्वंद के लिए डिक्री, अगर स्थावर संपत्ति के प्रतिद्वंद के लिए अगर कोई डिक्री हो तो पहचान बताना पड़ेगा। पढ़ के आए कि नहीं आए, पढ़ के आए हैं भैया, पहचान बताना पड़ेगा, संख्यांकित है, जो भी है आपका मार्क है, सब चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ये वाली चीज है। जंगम संपत्ति के परिधान के लिए डिक्री,
उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, संख्यांकित दर्शित करना पड़ेगा जो भी आपकी जंगम संपत्ति। तो स्थावर संपत्ति के बारे में अगर बोले कि स्थावर संपत्ति के प्रत्युत्तरण के लिए डिग्री, तो वो आपका क्या है 9 है, क्या है 9 है। और 10 में क्या है आपका जंगम संपत्ति के परिधान के लिए डिग्री है, तो अमाउंट ऑफ मनी मेंशन करना पड़ेगा। तो 9 में आपका स्थावर है इसकी डिग्री, और आपके 10 में मूवेबल जंगम संपत्ति की डिग्री है ना। इसमें आपको अमाउंट मेंशन करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ मनी, और इसमें आपको पहचान जो भी आपका मार्क वगैरह है, संख्यांकित वगैरह है। 11 पे आ जाइए। 11 क्या है, इंपॉर्टेंट है भैया 11। तो क्या बोल रहा है 20 का 11, डिक्री किस्तों द्वारा संदाय के लिए निर्देश दे सकेगी। डिक्री किस्तों द्वारा संदाय के लिए क्या दे सकेगी, निर्देश दे सकेगी। और कोर्ट डिसाइड करेगा, ब्याज भी देगा। क्या दिखाई करेगा भैया, आपको ब्याज भी देना पड़ेगा अगर डिक्री किस्तों द्वारा संदाय के लिए निर्देश दे सकेगी। डिक्री में लिख दिया किस्तों में आपको क्या करना है, पे करना भैया इस व्यक्ति को। तो ब्याज भी दे सकेगा क्या कोर्ट, हाँ ब्याज भी दे सकेगा कोर्ट, ये वाली चीज भी आप याद रखना। और डिक्रीदार की सहमति के बिना किस्तों पर नहीं देगा। जब तक डिक्रीदार सहमत ना हो तो किस्तों पर देगा क्या डिक्री को, डिक्री में जो ऑर्डर है नहीं देगा भैया। तो ये किस्त वाला चीज कहाँ है आपके 11 में है। ऑर्डर 20 रूल 11, ऑर्डर 20 रूल 11। ये भैया आपको जो संदाय करना है, ये जो डिक्री में है वो करना है किस्तों में, किस्तों में करना है। और ये डिक्रीदार जो डिक्री मिला है जिसको, उसकी सहमति से होगा। और कोर्ट क्या दे सकती है साथ में, ब्याज। कोर्ट साथ में क्या दे सकती है, ब्याज दे सकती है। ये वाली चीज क्लियर। चलो 12 पे आ जाइए। 12 इंपोर्टेंट है थोड़ा सा। ऑर्डर 20 रूल 11 रूल 12 क्या बोल रहा है आपका, कब्जा या अंतकालीन लाभों के लिए डिक्री। ये पर्टिकुलर डिक्री है। और ये जो आपसे पूछा जाता है कि जो ऑर्डर 20 रूल 12 है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, अंतकालीन लाभ, अंतकालीन लाभ। और ये हम पढ़ के आए थे 2K 12 में, अच्छे से याद होगा तो ठीक है। अंतकालीन लाभ और कब्जा, और कब्जा के लिए क्या है, ये डिक्री आई है। ये कहाँ आई है, रूल 12 में आई है। ठीक है, तो ये कैसी डिक्री होती है, ये होती है प्रारंभिक। कैसी होती है ये, प्रारंभिक। यही क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि डिक्री कैसी होती है, अंतकालीन लाभ और कब्जा के लिए डिक्री कैसी होती है, प्रारंभिक होती है। चलो 14 पे आ जाओ। सुफा के बाद की डिक्री, ये भी कैसी होती है, प्रारंभिक। हकसुफा के बाद की डिक्री जो होती है वो कैसी होती है, ये भी होती है प्रारंभिक। ठीक है, आ जाइए 18 पे डायरेक्ट। 18 क्या बोल रहा है, संपत्ति के विभाजन के लिए या उनमें से अंश का पृथक कब्जे के लिए वाद की डिक्री, ये होती है प्रारंभिक। और अंतर्वर्ती अंतिम डिक्री भी हो सकती है, ये दोनों होती है। किसके लिए, अगर कोई विभाजन के लिए है, संपत्ति के विभाजन के लिए 18। संपत्ति के विभाजन के लिए या उनमें से अंश या पृथक कब्जे के बाद की डिक्री। ये होती है प्रारंभिक भी और अंतर्वर्ती भी और आपकी अंतिम भी। ये तीनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इस पे आ जाइए आप सीधा। आप देखो मुजरा और प्रतिदावा यहाँ पे भी आ गया ना, इनके लिए डिग्री आ रही है। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है साम्यक मुजरा दिया गया है। कैसा मुजरा दिया गया है, साम्यक मुजरा। 19 के 3 में अगर पूछा जाए तो साम्यक मुजरा है। ठीक है, अभी ज्यादा इस पर बात नहीं करते हैं, लंबा टॉपिक है। ठीक है, चलिए रूल 20 क्या बात करता है, निर्णय और डिग्री के प्रमाणित प्रतियों का दिया जाना। निर्णय और डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी कहाँ मिलेगी आपको, ऑर्डर 20 रूल 20। निर्णय और डिग्रियों के आपको प्रमाणित कॉपी कहाँ मिलेगी, ऑर्डर 20 रूल 20। क्लियर, याद हुआ कि नहीं हुआ। रूल 12 अंतकालीन लाभ के लिए, हकसुबा के लिए 14, आपका 18 विभाजन के लिए किस्तों में देना है तो आपका 11 आ गया है। ठीक है,
न्यायाधीश के हस्ताक्षर के पूर्व चला जाता है 8 है, उसके साथ टू लिंक करना है कि पूर्ववर्ती बात को सुनाएगा। निर्णय पे सिग्नेचर 3 वाला है आपका रूल। कंटेंट्स ऑफ डिक्री आपका 6 है, और फिर उसके बाद कॉपी वाला आपका 6B है। डिक्री तैयार करना 15 दिन के भीतर आपका 6B है, 6A है। साथ में आपका डिक्री की तारीख है, जजमेंट की तारीख है, ठीक है। 9 में स्थावर संपत्ति का प्रतिदरण है। 10 में आपकी जंगम संपत्ति के डिक्री के बारे में बात करता है। अमाउंट मेंशन करना है, स्थावर संपत्ति की पहचान मेंशन करना है। ये वाली चीज आपको स्मॉल कॉस्ट कोर्ट का निर्णय है ना, ये आपका 4 में दिया गया है। और निर्णय कब सुनाया जाएगा? 15 दिन के 30 दिन के भीतर भीतर। और निर्णय जैसे सुनाओ उसको क्या दो, फोटोकॉपी तुरंत दे दो। क्लियर? ऑर्डर 20A, ऑर्डर 20A किसके बारे में बात कर रहा है? ऑर्डर 20A खर्च किसके बारे में बात कर रहा है? खर्च के बारे में बात करता है। क्या बात कर रहा है? खर्च। दो तो उसमें रूल ही है। सेक्शन इसमें 35 के साथ पढ़ा जाता है, इसके साथ 35 वो भी कॉस्ट के बारे में बात करता है, और आपका 20A ये भी आपका कॉस्ट के बारे में बात करता है। वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्या होता है, इसमें आप ये लिख लो, कुछ मदों का उपबंध और उच्च न्यायालय द्वारा खर्चों का निर्णय कौन निर्धारित किया गया? हाई कोर्ट करेगा। खर्च कौन डिसाइड करेगा भैया? आपका हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। जितना भी आपका खर्च बन रहा है उस हिसाब से आपका हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। ओके, ठीक है। अब हमारा क्या बचा है? ऑर्डर 11 21 21 21 21 21 चलो करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी मेरी फिर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। चलो ऑर्डर 21 फटाफट स्टार्ट करो। डिक्री या आदेश के निष्पादन के बारे में टोटल रूल कितने हैं भैया? ऑर्डर 21 रूल कितने हैं? 106 रूल हैं। आ जाइए कहानी खत्म करते हैं। रूल 1 क्या बोल रहा है? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले तो ये देखो, मुझे लग रहा नहीं हो पाएगा ना, ना नहीं होगा, बहुत बड़ा है। अब लेकिन कल पूरा हो जाएगा आपका पूरा, मतलब ऑर्डर कल खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ। चलिए इसलिए बंद कर रहा हूं।